हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट सैंपल पेपर 5 के क्वेश्चन नंबर 31 to 40 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ masses 3m and small m respectively are connected by a massless and inextensible string। ये जो स्ट्रिंग है इसमें कोई मास नहीं है और कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय मासलेस स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग है ये भी मासलेस है, तो मास केवल ए में है और बी में है और कहीं भी नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट और रेस्पेक्टिवली। स्ट्रिंग को कट कर दिया गया और कट करने के बाद में ए और बी का एक्सलेशन बताना है जस्ट इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग को कट नहीं किया गया है तो ये इक्विलिब्रियम में है। ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है ए और बी पर कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं जरा देखिए। तो ये बी है, बी पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक लग रहे हैं नीचे mg और एक लग रहा है टेंशन T। ये टेंशन कितना है mg, क्योंकि इक्विलिब्रियम में। ये B का केस है, A का ये जो A है उस पर कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं। उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो टेंशन नीचे लग रहा है T और एक इसका अपना वेट लग रहा है 3mg और इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, इसको F कहते हैं। और ये T कितना है यहाँ पर देख रहे हैं, T इक्वल टू mg है, तो हम इसे mg लिखते हैं, इसे mg लिखते हैं। और F ये जो है सो 4mg हो जाएगा क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है, इसमें कोई मोशन नहीं है, ये सारे इक्विलिब्रियम में है। केस 1 जब होल सिस्टम जो है सो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में। केस 2 अब जो स्ट्रिंग को कट कर दिया गया, जैसे स्ट्रिंग को कट करेंगे ये फोर्स T गायब हो जाएगा, राइट। तो जो B ब्लॉक है उस पर केवल फोर्स रहेगा mg। ये T, ये फोर्स गायब हो गया, ये फोर्स गायब हो गया T। तो इसका एक्सलेशन क्या रहेगा, ये जस्ट फ्री फॉल हो गया, mg से नीचे गिर रहा है और मास को यदि हम डिवाइड कर दें तो हमें इसका एक्सलेशन मिल जाएगा। ये फ्री फॉल है तो इसका एक्सलेशन g हो गया, B का जो एक्सलेशन है वो g हो गया। ए का एक्सलेशन देखें, ए का एक्सलेशन को देखें, E पर जो है ए फोर्स गायब हो गया, नहीं ए फोर्स तो रहेगा, केवल mg गायब होगा क्योंकि यही टेंशन दे रहा है। ये T इक्वल टू mg था, ये स्ट्रिंग कट गया तो स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है तो ए फोर्स गायब हो गया। अब इसमें जो फोर्स बचा 4mg अपवर्ड और 3mg डाउनवर्ड, ये दोनों फोर्स दिख रहे हैं, ये गायब हो गया। तो अब इसका एक्सलेशन जो है सो अपवर्ड होगा, राइट, क्योंकि अपवर्ड में जो फोर्स ज़्यादा है, अपवर्ड में फोर्स है 4mg और नीचे में है ये 3mg, तो ये ऊपर चलेगा। इसका मास कितना है 3m टाइम्स एक्सलेशन ऑफ a, ये हो गया mg और 3m a। तो यहाँ से एक्सलेशन ऑफ a आ गया g/3 और आंसर हो गया ए क्या पहले लिखेंगे g/3 g/3 ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे कि इक्विलिब्रियम में देख लेंगे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और बाद में हम देखेंगे कि इस स्ट्रिंग को कट करते हैं तो कौन कौन फोर्सेस डिसअपियर हो जाते हैं। टेंशन जो है इसमें वो डिसअपियर हो जाता है। दोनों तरफ जो टेंशन डिसअपियर होता है, ये दोनों फोर्सेस डिसअपियर होते हैं। तो इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो केवल वेट लग रहे हैं और वेट की वजह से जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन जो होता है वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी। और इस पर जो है फोर्सेस अपवर्ड ज़्यादा लग रहे हैं स्प्रिंग की वजह से, और वो 4mg लग रहा है और यहाँ पर एक T गायब हो गया तो 3mg नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स अपवर्ड जो है सो 1mg और इसलिए इसका एक्सलेशन अपवर्ड हो गया g/3। ये है g/3 अपवर्ड और ये है डाउनवर्ड। ये सारा जो एक्सलेशन है वो इमीडिएटली आफ्टर कटिंग दिस स्ट्रिंग है, क्योंकि उसके बाद में
ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो इसका एक्सलेशन वगैरह अलग होगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सलेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, तो उस हिसाब से चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पर जो एक्सलेशन है इमीडिएटली आफ्टर कटिंग ये जो है सो एम्पलीट्यूड पर है, एक्सट्रीमम पर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल, क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। सोप बबल है और मतलब नीचे में क्या है, अंदर में क्या है? एयर, और बाहर में भी एयर है। तो इसके पास दो सरफेस बन गए, एक आउटर सरफेस है और एक इनर सरफेस है। एक सरफेस की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो होता है 2s/r, r इसका रेडियस है। तो दो सरफेस है तो इसका प्रेशर डिफरेंस है 4s/r। ये 2 और 4 अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है ये r। और ये प्रेशर जो है डिफरेंस मतलब अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, बाहर में एटमॉस्फेयर प्रेशर है और अंदर में कुछ प्रेशर है P इसका। तो अंदर का प्रेशर PIN कहते हैं, P in, और बाहर का जो प्रेशर है P0, ये हो गया 4s/r। तो ये अंदर का जो प्रेशर है वो कितना हो गया? P0 प्लस 4s/r, ये तो कांस्टेंट है। ये प्रेशर जो है वो देखिए r पर कैसे डिपेंड कर रहा है, 1/r से। r घटेगा प्रेशर बढ़ेगा, r बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। जब ये एक्सपेंड करता है तो r बढ़ता है और इस वजह से प्रेशर घट जाएगा, तो प्रेशर डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्क मॉडुलस of a spherical object is B. If it is subjected to uniform pressure P, the fractional decrease in radius is how much? तो देखिए बल्क मॉडुलस को कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं माइनस ये प्रेशर जो यहां पर दिया हुआ है बाय ये चेंज इन वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। ये चेंज इन वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? विथ माइनस साइन, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन। ये हो गया P/B। ओके, अब एक फ्रैक्शनल चेंज हमें वॉल्यूम में नहीं पूछा, उसने रेडियस में पूछा। वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है 4/3/r³। तो इसमें जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा वो कितना आएगा? ये फ्रैक्शनल जो चेंज है इसमें आएगा, ये कांस्टेंट को भूल जाते हैं, देखते हैं किस पर डिपेंड कर रहा है, जस्ट r पर डिपेंड कर रहा है। इसका पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा r का जो फ्रैक्शनल चेंज है। इसी को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, -3 टाइम्स del r/r इक्वल टू P/B। तो ये जो फ्रैक्शनल डिक्रीज है, माइनस मतलब डिक्रीज, वो कितना आया? P/3B। यही आपका आंसर है। ये जो है आप यदि इसे यहां से नहीं लाते हैं तो पूरा कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं कि ये इतना ही आएगा। तो ये आंसर हो गया P/3B, ऑप्शन नंबर 4। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी becomes 1/n times the value at the surface of earth? ये सरफेस है, इसके अर्थ पर जो है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हम कहते हैं g0। और सम डेप्थ पर वो पूछ रहा है कि कोई डेप्थ है यहाँ पर, ये डेप्थ है यहाँ पर h, यहाँ पर जो है सो कितना एक्सलेशन है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n, इसका g0/n है, 1/n टाइम्स हो जाता है, घट जाता है। यहाँ पर g0 है, यहाँ पर जो है P पॉइंट पर g0/n है। वैल्यू, व्हाट इज द डेप्थ, वो डेप्थ पूछ रहा है, h कितना है। तो हमें इसका फार्मूला याद रखना होगा कि बिलो द अर्थ सरफेस और एट एनी डेप्थ, ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है? g0 1 - h/r, ये होता है फार्मूला। ये घटता है जैसे जैसे
एच बढ़ेगा, ये डेप्थ बढ़ेगा, वैसे वैसे ये कम हो जाएगा और ये टोटल ये कम हो जाएगा और ये इस तरह से जी घटेगा। तो यहां पर जो है सो जी कितना है इस पी पॉइंट पर, जी नॉट बाय एन है, 1 माइनस एच बाय आर, जस्ट आर हमसे पूछा, एच हमसे पूछा गया है, ये जे चला गया इधर, तो एच बाय आर कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस 1 बाय एन, जिसको हम n माइनस 1 बाय एन कर सकते हैं, और ये h बाय आर है, तो h कितना हो गया n माइनस 1 बाय एन टाइम्स आर, यही आपका आंसर है। n माइनस 1 बाय एन टाइम्स आर, ऑप्शन नंबर 2। ये फार्मूला कहां से आता है, ये फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना चाहिए। दो फार्मूला होता है, एक बिलो सरफेस है, ये बिलो सरफेस, एक एबव सरफेस होता है, इसको ऊपर में यदि हम जाएं धरती के ऊपर, तो एबव सरफेस वो होता है जी इज इक्वल टू जी नॉट, जी नॉट मीन्स धरती पर जो है यहाँ पर सरफेस पे 1 प्लस एच बाय आर प्लस होल स्क्वायर, और यदि इसे अप्रोक्सीमेट करें तो 1 माइनस एच बाय 2 आर हो जाएगा। ये फार्मूला है ऊपर के लिए, ये वैलिड है यदि एच बहुत छोटा है आर से। यहां मैंने क्या किया, यहां से यहां तक जाने में ये एक्चुअली है क्या, जी नॉट टाइम्स 1 प्लस एच बाय आर टू द पावर माइनस 2, ये एच बाय आर बहुत छोटा है तो इसको मैंने एक्सपेंड किया बस एक बार लीनियर एक टर्म तक, तो ये हो गया 1 प्लस एच बाय आर टाइम्स माइनस 2, जो यहां पर मैंने लिखा माइनस 2 एच बाय आर होगा, गलत। ओके, और ये सभी कैसे आता है, तो इसका डेरिवेशन बहुत ईजी है। धरती के ऊपर में जो है किसी किसी पॉइंट पर, यहाँ पर ये हाइट h है, ये r है, यहाँ पर कितना वेट हो गया mg, ये कौन दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स gmm बाय आर स्क्वायर, ये पूरा r जो है यहाँ से यहाँ तक है, r को लिखते हैं कैपिटल R प्लस h होल स्क्वायर, यहाँ से r स्क्वायर जो है सो कॉमन कर लेते हैं, बाहर कर देते हैं, और बच गया 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर, यही वाला क्वांटिटी जी नॉट है। तो ये इस तरह से आ गया, बिलो द अर्थ, बिलो द सरफेस। इसको देखना हो तो ये धरती है, इस पॉइंट पर देखना है, और इस पॉइंट पर देखना है, इस पॉइंट पर जो है P, यहाँ पर कितना वेट होता है, वो होता है GMM टाइम्स यहाँ से डिस्टेंस A, यहाँ से x कहे इसको, ये हाइट है, GMM x बाय ये x बाय आर क्यूब, तो यहाँ पर GMM एक m तो कट गया, उसे बाद में काटेंगे, आर क्यूब को आर स्क्वायर इधर कर दिए, और x के बाद x को हम लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं ये टोटल r माइनस एच, r माइनस एच, तो r 3 है नीचे में, एक फिर इसको दे दिए और 2 इधर तक है, ये m और ये m चला गया, g का वैल्यू आ रहा है, और ये जो क्वांटिटी है gm बाय आर स्क्वायर वही जी नॉट है, और यहां पर मैंने क्या किया, r को r से डिवाइड करें 1 माइनस एच बाय आर, ये फॉर्मूला हो गया बिलो द अर्थ सरफेस, और ये एग्जैक्ट है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। इस तरह का दिखने वाला जो फार्मूला है एबव द अर्थ सरफेस वो है ये, और यहां पर अप्रोक्सीमेशन है, ये जो है अप्रोक्सीमेट है, ये एक्चुअल है। तो एनीवे, तो यहां पर इसमें हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। मेथड 2, ये नॉकआउट मेथड।
कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। देखिए केवल इतना याद रखिए कि जब हम इसको नीचे ले गए कोई पॉइंट पर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जी नॉट से हो गया जी नॉट बाय एन, घट गया। तो एन जब इंक्रीज कर रहा है तो ये जी का वैल्यू जो है ये जी नॉट नहीं, जी इक्वल टू जी नॉट बाई एन। तो ये जी का वैल्यू क्या होगा, एन जैसे जैसे बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये घट रहा है, राइट। सो जी घट रहा है। ये पहला चीज है कि जब एन बढ़ता है, यहां पर ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, एन जैसे जैसे बड़ा होगा जी छोटा होगा, ठीक है, तो होना ही है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि एन जब इंफिनिटी हो जाएगा तब जी कितना होगा, तो जी होगा 0। इसका मतलब एच कितना होगा, एच होगा ए आर। वो कहाँ पहुंच जाएगा, एन जब इन्फिनिटी होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है सो 0 होगा। कहाँ होगा, सेंटर पर, सेंटर ऑफ द अर्थ। और तो सेंटर ऑफ अर्थ का हाई डेप्थ कितना है, एच, उसको आर कहते हैं। वही यहाँ पर भी निकाल लेते हैं कि यहाँ पर एच कितना, एच बढ़ता है या घटता है वो देखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे एन बढ़ रहा है जी घट रहा है, ठीक है। और जी जब घट रहा है तो एच का क्या हो रहा है, एच बढ़ रहा है। यहाँ पर एच बढ़ रहा है, एन बढ़ने के साथ एच भी बढ़ रहा है। ये पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है एन जब इन्फिनिटी होता है तो एच आर होता है। ये दोनों ऑब्जर्वेशन को लेने के बाद हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे कि कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें ए ऑब्जर्वेशन सही नहीं चलता है। सो ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 1 आर बाय एन स्क्वायर, आर बाय एन स्क्वायर, ये हाइट, डेप्थ, ओके, ये सही होगा। जैसे जैसे एन एन जो है सो बढ़ रहा है, हाइट क्या हो रहा है, घट रहा है। हाइट नहीं, डेप्थ, डेप्थ जो है सो घट रहा है। नहीं, डेप्थ को बढ़ना चाहिए था। एच का जो वैल्यू है डेप्थ उसको बढ़ना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। 2, ऑप्शन नंबर 2, एच कितना है, आर टाइम्स n माइनस 1 बाय एन। इसको ऐसे लिख सकते हैं आर 1 माइनस 1 बाय एन। ओके, अब देखते हैं n बढ़ रहा है तो h क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। n बढ़ रहा है तो ये वाला नंबर जो है सो छोटा होता चला जा रहा है। ये छोटा होता चला जा रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है 1 माइनस ये छोटा नंबर वो बड़ा होता चला जा रहा है। तो ये बड़ा होता चला जा रहा है तो h बढ़ रहा है। हाँ, ये तो ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हो गया। तो पहला जो है सो सही है। दूसरा देखते हैं, n जब इन्फिनिटी है तो h कितना होता है, n इन्फिनिटी है मतलब ये टर्म 0 हो गया तो r हो गया। ये भी सेटिस्फाई कर गया, तो ये आपका आंसर है। चेक कर लेते हैं नॉकआउट मेथड में, और ऑप्शंस को भी चेक करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 Rn by n minus 1, h is equal to Rn by n minus 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं R 1 माइनस 1 बाय n। n को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिए। ओके, अब पहला ऑब्जर्वेशन देखते हैं। n को जब हम बढ़ा रहे हैं तो h क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। n को जब बढ़ा रहे हैं तो ये नंबर छोटा होता जा रहा है, राइट, ये छोटा हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, और डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो कोशिएंट जो है सो घट रहा है, नहीं चलेगा। n बढ़ने के साथ h को बढ़ना था, तो ये गलत हो गया। यहीं से नेक्स्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 r बाय n, h इज इक्वल टू r बाय n। पहला ऑप्शन देखते हैं, जब n बढ़ रहा है तो h
घट रहा है। हाँ ये तो सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, जब n इन्फिनिटी है तो h कितना है 0, लेकिन h को होना चाहिए था r, डेप्थ जो है सो r होता है, तो ये नहीं चलेगा। तो इस तरह से नॉकआउट मेथड में भी आप बिना कोई कैलकुलेशन किए इससे बना सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। A solid cylinder of mass capital M and radius capital R rolls down an inclined plane of height h without slipping. The speed of its center of mass when it reaches the bottom is. ये inclined plane है और इसका नाम A देते हैं, BC, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर है, ये यहाँ पर जो है सो प्योर रोलिंग में है, विदाउट स्लीपिंग, रोल्स डाउन, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में एनर्जी लॉस नहीं होता है, नो एनर्जी लॉस। नंबर 2, VCM जो है वो ओमेगा आर होता है। इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो ओमेगा आर होता है। ओमेगा इसका रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, ये यहाँ आ गया है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर इसका वेलोसिटी ये VCM कितना है। यहाँ तो 0 है क्योंकि रुका हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट किया है। ओके, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हम लोग यूज करते हैं, जो फॉर्मूला वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh by 1 plus I by mr स्क्वायर। r इसका रेडियस है, r जो है सो रेडियस है, और ये रेडियस है तो ये होलो सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, होलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, या फिर डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, वो सारी तरह की चीज़ें जिसमें रेडियस होता है, उसका बात कर रहे हैं। ओके, तो ये फार्मूला है कि इस तरह के प्योर रोलिंग मोशन में यदि वो नीचे गिर रहा है और हाइट h है, ये h हाइट से नीचे आ गया है प्योर रोलिंग में, तो उसका वेलोसिटी नीचे में इतना होगा। तो इसको बनाते हैं, जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr स्क्वायर बाय 2। तो ये I बाय mr स्क्वायर कितना आया, हाफ। कोई हाफ यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका आंसर है 2gh 1 प्लस हाफ मतलब 1.5, 3/2, टोटल आ गया 4gh बाय 3। ये आपका आंसर है 4gh बाय 3, ऑप्शन नंबर 2। आप बोलोगे ये फार्मूला कहाँ से आया? पहले तो आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता है कि इसको डिराइव किया जा सके, लेकिन हम यहाँ पर फिर भी आपके लिए डिराइव कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कहा कि कोई एनर्जी में लॉस नहीं है, तो जो भी एनर्जी यहाँ है वही एनर्जी यहाँ पर है। एनर्जी यहाँ पर दो तरह की बातें कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आने में लॉस हुआ है, और जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है वही काइनेटिक एनर्जी में अपीयर हुआ है। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं? A to C में लॉस कितना हुआ है? mgh। यदि इसका मास है m, mgh, और गेन कितना हुआ? काइनेटिक एनर्जी। इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी है, एक रोटेशनल और एक ट्रांसलेशनल। ये VCM जो है मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, एक ही जगह रोटेट करके नहीं है। यदि एक ही जगह रोटेट करता रहेगा तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर दोनों है। तो काइनेटिक एनर्जी एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। ट्रांसलेशनल हुआ हाफ m VCM स्क्वायर, और रोटेशनल हुआ हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये VCM हमसे पूछा गया है, तो उसे रखेंगे हाफ
आई की जगह पर आई रहेगा और ओमेगा को हम करेंगे VCm स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और यहाँ से m चला गया हर जगह से, तो m नहीं गया, m नहीं जाएगा। हाँ, हम भेज सकते हैं, यहाँ पर m रख लिए और नीचे भी रख लिए और ये m भेज दी। तो यहाँ से VCm जो दोनों में कॉमन कर लेंगे और उसको आप जब निकालोगे तो देखिए कितना आएगा, √2GH बाय 1 प्लस I बाय MR स्क्वायर, ये आता है फॉर्मूला। आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए, और क्योंकि ये लाइफ बहुत ईजी कर देगा। और यही फार्मूला केवल याद रखिए, यदि मान लीजिए ये पॉइंट पार्टिकल हो गया जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो जस्ट √2GH होगा, यहाँ पे वेलोसिटी √2GH होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Q, E and W denote respectively the heat added Q है, change in internal energy E है, and work done W है in a closed cycle, then कौन सा 0 होगा, W 0 होगा, E 0 होगा, Q and W बोथ 0 होगा, या Q 0 होगा। ये PV डायग्राम बनाते हैं और एक साइक्लिक प्रोसेस देते हैं। यहाँ पर हम कोई भी साइक्लिक प्रोसेस ले सकते थे, लेकिन अपना सुविधा के हिसाब से हमने ये V1, ये V2, एक स्क्वायर साइकिल लिया हमने, ये P1, ये P2 है। यहाँ से स्टार्ट किया, A, B, C, D, किसी भी डायरेक्शन में चल सकते थे, हमने चूज किया क्लॉकवाइज चलने का। और अब जो है साइक्लिक प्रोसेस हमारा है, ए से स्टार्ट किया, B गया, C गया, D गया, वापस A आ गया, जहां से चला था वहीं वापस आ गया। तो इस साइक्लिक प्रोसेस में हम यदि एनर्जी की बात करें, एनर्जी होता है इंटरनल एनर्जी, जिसको E से यहाँ डिनोट कर रहा है। यहाँ पर E से चेंज इन एनर्जी है, हम U से डिनोट करते हैं, वो होता है NCVT। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये इंटरनल एनर्जी जो है स्टेट पॉइंट पर डिपेंड करता है, यहाँ पर जो स्टेट पॉइंट है उस पर डिपेंड करता है। तो जिस स्टेट पॉइंट से हम चले थे, घूम फिर के फिर वहीं वापस आ गए, तो उसका वो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्टेट पॉइंट चेंज नहीं हुआ। ये जो है सो एक्चुअली फंक्शन है PVT का। तो यहाँ पर PVT कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब ज्यों का त्यों पहले जैसा है। तो ये एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी, वो चेंज नहीं हुआ, तो ये 0 है, और ऑप्शन में 3 नंबर यही है। बाकी सबको भी देख लेते हैं कि कहीं और भी तो कोई 0 नहीं है। तो हम पहले वर्क डन निकालते हैं, W। वर्क डन जो है सो 4 प्रोसेस है, AB, BC, CD, D। AB में कोई वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं। वर्क डन होता क्या है, वर्क डन होता है प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम इन चेंज, और यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हुआ। ए से बी जाने में वॉल्यूम V1 का V1 ही रहता है, तो कोई एनर्जी इसमें, कोई वर्क डन नहीं हुआ। वही हाल CD में है, C से D आने में वॉल्यूम V2 का V2 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। बाकी BC और DA में चेंज होता है। तो BC में कितना वर्क डन हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है P2, और वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, V2 से V1 टू V2, तो प्रेशर P2, अब वॉल्यूम चेंज हो गया V2 माइनस V1। वैसे ही DC में प्रेशर यहाँ पे कितना है P1, और वॉल्यूम कितना चेंज हुआ V1 माइनस V2, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये दोनों V2 माइनस V1 और ये V1 माइनस V2 है, केवल माइनस का फर्क है। तो हम पहले V2 माइनस V1 को बाहर कर लिए,
यहाँ पर P2 है, लिख लिए, ये माइनस है, इसको माइनस कर दिए, और ये जीरो नहीं है क्योंकि P1 और P2 जीरो नहीं है, V1 है, V2 भी जीरो है, P1 और P2 दोनों सेम नहीं है, V1 और V2 भी दोनों सेम नहीं है, इसलिए जीरो नहीं है, तो W जो है सो जीरो नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको हम देखते हैं। जो हीट हमने सप्लाई किया उससे वो दो काम करेगा, अपना इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा E, और कुछ काम करेगा। यहाँ पर E तो जीरो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, वर्क डन कुछ है, तो Q जो और W जो है वो दोनों सेम है, और दोनों किसके बराबर है, जो इसका वैल्यू आया P2 माइनस P1 टाइम्स P2 माइनस P1। तो Q1 और W दोनों सेम है लेकिन जीरो नहीं है, W भी जीरो नहीं है, पहले वाला भी नहीं है, गलत, ये दोनों सेम है, ये तो ठीक है लेकिन ये गलत है, और Q भी जीरो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर E 3 वही सही है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू स्फेरिकल कंडक्टर्स है मेटल जैसे, उस पर यदि हम चार्ज देंगे तो सब सरफेस पे आकर रहेंगे। ए एंड बी ऑफ रेडिया 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब कितना मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर। इसका रेडिया है 1 और 2 मिलीमीटर, और डिस्टेंस दोनों के बीच में 50 मिलीमीटर, बहुत दूर में है। एक जो स्फीयर है दूसरा पर कोई असर नहीं डालेगा, तो यहाँ पर बना लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ बड़ा वाला। इसका रेडियस जो है R1 और इसका R2, ये B है, ये A है, और रेडियस दिया हुआ है फर्स्ट का 1 मिलीमीटर और B का 2 मिलीमीटर। ठीक है, पूछा क्या, इफ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर देन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। यदि शुरू में क्या है, इस पर कुछ चार्ज है, उसने ये भी कहा दे आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इस पर कोई चार्ज है, चार्ज है तो उस पर कुछ पोटेंशियल भी है चार्ज की वजह से। इसका पोटेंशियल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इस पर कितना है Q1 बाय R1। इसका क्या पोटेंशियल है P2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, चार्ज इस पर Q2 है बाय R। कौन ज्यादा है दोनों में, ये R1 छोटा है, R1 1 मिलीमीटर है, ये छोटा है तो V1 बड़ा हो गया, V1 बड़ा हो गया V2 से। इसका मतलब है यदि दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज इससे जाकर निकलकर इसमें जाएगा। ठीक है, तो ये काम तो हो रहा था बिफोर कांटेक्ट। बिफोर कांटेक्ट हमने जस्ट पता किया V1 और V2 कितना है और चार्ज किससे निकलकर किस में जाएगा। आफ्टर कांटेक्ट यदि हम कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होगा, चार्ज जो है हाई पोटेंशियल जो कि फर्स्ट वाला है A, उससे निकलकर B में जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, वो इक्विलिब्रियम में आ गया, तब पूछ रहा है उस केस में रेशियो बताना है ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सरफेसेस ऑफ A एंड B। ए के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उसका, B के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है का मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो बताना है। तो आफ्टर कॉन्टैक्ट V1 कितना होगा, V1 प्राइम मान लेते हैं, कुछ पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अब तो चेंज हो गया, ये Q1 प्राइम जो है Q1 से थोड़ा कम है क्योंकि थोड़ा निकल के चला गया, और ये R1, और इधर का पोटेंशियल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पर चार्ज कुछ ज्यादा है Q2 प्राइम, और ये हो गया पुराना से ज्यादा है, Q2 प्राइम जो है सो Q2 से ज्यादा है, और Q1 प्राइम Q1 से कम है।
ये कम हो गया और ये बढ़ गया। एनीवे ये है V2 पोटेंशियल और दोनों को सेम होना है। तो यहां से हमें एक रेशियो आ गया कि Q1 प्राइम और Q2 प्राइम मतलब चार्ज इक्विलिब्रियम आने के बाद में जो दोनों पर चार्जेस हैं उसका रेशियो क्या है, वो है R1/R2। यहां से देख सकते हैं ये तो चला गया Q1, इसको नीचे ले आए, ये ऊपर चला गया R1। ये कंडीशन है। इसके बाद में अब जो हमसे पूछा गया है कि उसका जो फील्ड है वो निकालो। पहला पर कितना फील्ड है, इस पर जो चार्ज है बाय R1²। दूसरा पर कितना फील्ड है, ये बाद का फील्ड है इक्विलिब्रियम में रहने के बाद, इसलिए प्राइम से उसको कहते हैं। Q2 प्राइम बाय R2²। रेशियो E1 प्राइम बाई E2 प्राइम। पहले कौन बोला है, ये अभी A to B। ये दोनों को यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो ये तो चला गया, यहाँ बचा Q1 प्राइम बाय R1²। यहाँ बचा Q2 प्राइम बाय R2²। सजा के लिखते हैं Q1 प्राइम बाय Q2 प्राइम। इधर है R2 प्राइम R2² बाय R1²। और ये वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं Q1 प्राइम बाय Q2 प्राइम जो है वो है R1 बाय R2, लेकिन इधर है R2 बाय R1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर तो इससे चला गया एक तो, और बच गया R2 बाय R1। तो R2 बाय R1 कितना है, 2:1। यही हो गया आंसर, 2:1। 2:1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें ही क्वेश्चन था कि 2 ठो स्फीयर्स है और उस स्फीयर में कुछ चार्जेज हैं तो उसका कुछ पोटेंशियल है। जिसका ज़्यादा पोटेंशियल है कांटेक्ट में लाने के बाद हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में चार्ज फ्लो करेगा, और तब तक फ्लो करेगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। एक समय आया जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया और उस वक्त क्या चार्ज है, इस पर मान लेते हैं Q1 प्राइम है फर्स्ट पर और सेकंड पर Q2 प्राइम है और पोटेंशियल दोनों का सेम है। तो यहाँ से हमें न्यू जो चार्जेस हैं उसके सरफेस पर उसका रेशियो पता चल गया। नेक्स्ट हमें जो पूछा गया है कि अब इस केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रेशियो क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q1 प्राइम बाय R1²। और सेकंड में ऐसे ही सेकंड वाला पैरामीटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब रेशियो निकालेंगे, जो कॉमन है कट के, और बाकी सबको यहाँ लिख के इसको सिंप्लीफाई किए तो हमारा वैल्यू आया R2 बाय R1। और क्वेश्चन में बोला है कि R2 2 मिलीमीटर है, R1 1 मिलीमीटर है, तो ये 2:1 का रेशियो आ गया। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। Two charges Q1 and Q2 are placed 30 सेंटीमीटर apart। Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ 30 सेंटीमीटर पे, as shown in the figure। A third charge Q3 moved along the arc of a circle of radius 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर के आर्क जो रेडियस है 40 सेंटीमीटर रेडियस का जो आर्क है ये उस पर चलता है C से लेकर D तक। From C to D, the change in the potential energy of the system is इतना है। क्या वैल्यू बताना है, ये चार में से कोई एक सही है। तो इसको कैसे बनाए, तो उसने क्या बोला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये एक्सप्रेशन है, तो हमें भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी जो है, दो चार्जेज हैं Q1 Q2, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर नहीं, ये फोर्स होता है R², लेकिन जस्ट R। ये पोटेंशियल एनर्जी होता है Q टाइम्स पोटेंशियल चार्ज, एक चार्ज Q1 जो है यहाँ पर Q2 की वजह से जो पोटेंशियल है उसको इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा Q1 यहाँ पर और यहाँ पर 1/4πε0 Q2 बाय R, एक्जैक्टली सेम। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इनिशियली
और फाइनली इनिशियली क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ये दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ 3 चार्जेस हैं तो 3 पेयर बनेंगे, 1 2 3, Q1 Q2 Q3 है। तो हमारे पास 3 पेयर बनेंगे, एक पेयर ये हुआ, दूसरा पेयर ये हुआ और तीसरा पेयर ये हुआ। 3 पेयर बनेंगे, हमें तीनों लिखना पड़ेगा। 1/4πε0 Q1 Q2 पहले लिखते हैं बाय R, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर लिख देते हैं, सब SI यूनिट में रहेगा। प्लस सेकेंड दूसरा पेयर Q1 Q2 हो गया, Q2 Q3 देखते हैं या Q1 Q3 देखते हैं। Q1 Q3 के बीच में 0.4 है। थर्ड Q2 Q3, इसका बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 30 40, ये 30, ये 50 होगा पाइथागोरस थ्योरम से 0.50। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनल ऐसे ही निकालेंगे। फाइनल में C जो है ये Q3 यहाँ आ गया है, Q3 यहाँ आ गया है, ये अब नहीं है। 4πε0 Q1 का जो है Q2 के साथ में नो चेंज, जो शुरू में था वही। Q1 का Q3 के साथ में Q1 Q3 अब भी 40 है, क्योंकि ये रेडियस ही है, ये आर्क जो है उसका रेडियस है 40, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, तो अब भी 40 है। और थर्ड ये है Q2 Q3 के बीच में, अब इसका जो डिस्टेंस है 10 हो गया, पहले 50 था अब 10 हो गया, यही चेंज किया है। Q2 Q3 बाय 10, चेंज कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, फाइनल माइनस इनिशियल, ये दोनों तो सेम है, ये 30 गायब हो गया, ये 40 वाला ये भी सेम है, गायब हो गया। जो बच गया उसको लिख लेते हैं। वन बाय 4πε0 Q2 फाइनल पर लिखते हैं, Q3 इतना कॉमन है दोनों में है, बाहर कर लेते हैं 0.10, यहाँ पर जो बचा 1.0.50, Q2 Q3 बाय 4πε0, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.40 टाइम्स 0.10 0.50, ये खत्म, इसके बदले 100, एक जीरो चला गया, 8 आ गया, 8 Q2 Q3 बाय 4πε0। इसको कंपेयर कीजिए इससे, जो एक्सप्रेशन ओस ने दिया है ये वाला एक्सप्रेशन से, Q3 बाय 4πε0, Q3 बाय 4πε0 कैसे, दोनों को कंपेयर करके बताइए के कितना है, के जो है 8 Q2 है, यही आपका आंसर है 8 Q2, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर 3 चार्जेस हैं, Q1 यहाँ पर, Q2 यहाँ पर, Q3 यहाँ पर, और Q3 को इस आर्क के अलोंग, जिसका रेडियस है ये 40 सेंटीमीटर, ले जाके D पर ले जाया गया। तो फर्स्ट केस में जब यहाँ पर है और सेकंड केस में जब ये D पर पहुंच गया है, तो जो चेंज हुआ है एनर्जी में उसका बोल रहा है Q3 बाय 4πε0 के है, के वैल्यू बताना है। तो हम चेंज निकाल लेते हैं एनर्जी में। शुरू केस में जो एनर्जी है वही निकालते हैं। तो एनर्जी दो चार्जेस के बीच में क्या होते हैं, 1/4πε0 मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज बाय डिस्टेंस, ऐसे करके 3 पेयर हमारे पास बने, Q1 Q2 Q2 Q3 और Q1 Q3, तीनों का हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए शुरू में जब यहाँ है, और फिर बाद में जब यहाँ है Q3,
और उसको हम चेंज कर डिफरेंस ले लिए और उसको सिंप्लीफाई किए तो हमें एक वैल्यू आया। इसको कंपेयर किए जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया है उससे, और उसके बाद में हम के का वैल्यू कंपेयर करके निकाल लिए। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री पर से थ्रो किया गया। इसका दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट इधर हुआ है ux और एक कंपोनेंट इधर हुआ है uy। यदि इसे u से फेंका गया तो ux हुआ u cos 45 डिग्री और uy हुआ u sin 45 डिग्री। दोनों सेम है राइट। u by square root 2 u by square root 2। ओके, विथ काइनेटिक एनर्जी k। काइनेटिक एनर्जी k है, काइनेटिक एनर्जी k है, इसका मतलब है हाफ mv भी नहीं u स्क्वायर। तो यहां से u हमें पता चल गया कि u कितना है। ओके, इसको भी रखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, यहाँ पर कितना है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो भी वेलोसिटी है वो केवल uy है और कोई वेलोसिटी है नहीं। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है हमें पता है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर कितना है, पॉइंट को हम सी के हैं, ये बी है। सी पर जाकर देखते हैं, वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको के प्राइम कहते हैं। इसका टू हाफ एम वी वाई यू वाई यू वाई का वैल्यू कितना है, यू वाई स्क्वायर रूट ओवर 2 हाफ एम यू स्क्वायर टाइम्स हाफ। ये जो नंबर है वो यहाँ पर क्या है, के है। ये 2 बच गया, तो वहां पर जो है काइनेटिक एनर्जी है वो आधा हो गया। तो एनर्जी उसका आधा हो गया यहाँ पर, आंसर k/2। तो आधा को क्या होगा, आधा उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी यहाँ कंजर्व है। तो काइनेटिक एनर्जी आधा हो गया है, तो आधा उसने गेन किया होगा पोटेंशियल एनर्जी। ऑफकोर्स ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। आप चाहो तो इसे और भी तरीके से बना सकते हो। एक तरीका है ये कि आप सिंपली कहो कि ए और सी पर जो है हमारा टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है कुछ, कितना है उसको U कहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी हमें पता करना है। तो यदि हम U पता कर लें यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ K, तो हमें K प्राइम मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C मिल जाएगा। तो U वहां पर हमें पता करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है C पर, mgh राइट, mgh, h जो है सो मैक्सिमम हाइट है। ये मैक्सिमम हाइट वहीं पे बोला ना, ये जो है सो मैक्सिमम हाइट है। और मैक्सिमम हाइट कितना होता है, ये कितना होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और थीटा 45 डिग्री है, mg बाई 2g टाइम्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ये जी चला गया, क्या बचा है एम यू स्क्वायर बाई 2। यही तो काइनेटिक एनर्जी है शुरू में जहां पर ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर। ये देखिए, और ये साइन 45 डिग्री हाफ हो गया, साइन 45 डिग्री 1 बाई स्क्वायर रूट 2, उसका पावर 2 हाफ हो गया, तो के का हाफ हो गया, ऐसे भी निकल गया। आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। ये जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है, एक स्पेशल केस है वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जो भी वर्क डन किया गया है सिस्टम पर,
उसके वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब सिस्टम पर किसने वर्क डन किया है? यहाँ पर जिस तरह से फेंका गया है इस पत्थर पर जो है, इस पर कौन काम कर रहा है? केवल वेट ही काम कर रहा है। और कितना काम कर रहा है वेट? ये हाइट है, इतना काम किया। और वही जो उसने काम किया उसका डायरेक्शन क्या है? फोर्स नीचे लग रहा है और ये जा रहा है ऊपर। ये काम किया गया है। और किसी ने काम किया? कोई फोर्स ही नहीं है, तो काम कौन करेगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के प्राइम माइनस के। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के प्राइम है। ये चेंज हुआ, तो यहाँ से हमें के प्राइम निकल जाएगा, के माइनस mgh। और अभी जो निकाले थे सेकंड टर्म में बिल्कुल वही है। h है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2g। u है, एक जी चला गया, mu स्क्वायर बाई 2, यही काइनेटिक एनर्जी है। और साइन 45 डिग्री का पावर तो हाफ हो गया, k माइनस के टाइम्स हाफ मतलब k बाई 2। आप ऐसे भी बना सकते। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 39। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40। ए ब्लॉक ऑफ मास n is placed on a smooth wedge of inclination theta। ऐसे कुछ और ये ब्लॉक है, इस पर रखा है, इसका मास है m और ये इंक्लिनेशन है इस वेज का, इसको वेज कहते हैं। The whole system is accelerated horizontally so that block does not slip। ये होल सिस्टम टोटल स्मॉल m और ये वेज दोनों जो है सो इधर मूव कर रहा है विथ सम एक्सलेशन से a। इतना तेजी से इसका एक्सलेशन इतना ज्यादा है कि ये गिर नहीं पा रहा, नीचे गिरा नहीं है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज, ये वेज है, इस पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो नॉर्मल रिएक्शन है। ऑन द ब्लॉक जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी, कौन होगा? ये n का वैल्यू पूछ रहा है, n कितना होगा? तो देखिए इसमें हम अब जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं और उसके बाद भी हम ऐसा करते हैं कि हम जो है सो यहाँ बैठ जाते हैं, हम ऑब्जर्वर हैं और यहाँ बैठ जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ बैठ गए और ये सिस्टम जो है सो एक्सलरेट कर रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते, तो इसको जो है सो न्यूटन्स लॉ लगाना है तो पहले इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनर्शियल फ्रेम में। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं? जिस ऑब्जेक्ट पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना है उस पर हम एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं। स्यूडो फोर्स मतलब उसका मास टाइम एक्सलेशन। ये स्यूडो फोर्स जो है उसका डायरेक्शन, जो एक्सलेशन है इस फ्रेम का, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, एक्जैक्टली ऑपोजिट। ये राइट में चल रहा है, इस पर एक्जैक्टली राइट लेफ्ट में एक फोर्स लगेगा m e। ये है स्यूडो फोर्स। जब तक हम ये फोर्स नहीं लगा लेते हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इस पर नहीं लगा सकते। इसलिए इस पर फोर्स लगाने के लिए हमें यह स्यूडो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। ये स्यूडो फोर्स है, घोस्ट फोर्स भी कह सकते हैं। किसी टर्न लेती हुई गाड़ी में आप जब बैठे हों तो आप जो है एक फोर्स फील करते होंगे। आप मान लीजिए बस में हैं और बस जो है सो लेफ्ट में टर्न ले रही है, तो जिस तरफ टर्न ले रही है उसको अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट में टर्न ले रही है तो राइट साइड में आप जो है सो आप एक फोर्स लगेगा, आप उधर स्लिप करके चले जाते हैं। ऐसा लगता है किसी ने आप पर फोर्स लगाया, कोई घोस्ट ने फोर्स लगाया, क्योंकि आप देखते नहीं कि किसने कौन फोर्स लगा रहा है, लेकिन कोई है जो फोर्स लगा रहा है, उसको आप स्यूडो फोर्स कर सकते हैं। वहां पर जो है स्यूडो फोर्स का एक स्पेशल नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब उस तरह से घूमता है तो उसका स्यूडो फोर्स का स्पेशल नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये घोस्ट फोर्स है, स्यूडो फोर्स है। यहाँ पर जो है जस्ट स्यूडो फोर्स कहेंगे क्योंकि ये
सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलर पाथ में जो स्यूडो फोर्स लगता है उसका नाम है। एनीवे, तो एक तो फोर्स इसने लगाया, तीसरा फोर्स इसका वेट अपना वेट है, स्मूथ है, स्मूथ पेज है तो कोई इसमें फ्रिक्शन नहीं है। और अंडर ये तीनों फोर्सेस के अंडर में ये इक्विलिब्रियम में है, मैंने नहीं गिर रहा है। उसने बोला वो स्लिप नहीं कर रहा है, वो स्लिप नहीं कर रहा है। तो आप इसको बहुत तरीके से आप बना सकते हैं। ये मूव नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो टोटल फोर्सेस जो है सो जीरो है। ये तीनों फोर्सेस का सम जीरो। तो ये फोर्स इधर है, यदि ये दोनों फोर्सेस को हम ऐड करें एम ए और एम जी को, तो इसका जो डायरेक्शन है इस एन के एग्जैक्टली ऑपोजिट होना पड़ेगा, क्योंकि यदि एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं हुआ तब तो मैग्नीट्यूड सेम होकर भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। दो फोर्सेस जीरो करते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। ये दोनों के बदले एक फोर्स ए, और ये जो है रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन एम ए एंड एम जी, उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है नॉर्मल रिएक्शन के और डायरेक्शन एक्जैक्टली ऑपोजिट है। इस सेम को हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये थीटा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ और तब ये एंगल थीटा हो गया। ये थीटा है तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि टेन थीटा कितना आ रहा है। टेन थीटा मतलब ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू कितना है एम ए, और ये वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस, एम चला गया। इसका मतलब है ए का वैल्यू कितना होगा, जी टेन थीटा। ये हमें पता चल गया। इसका एक्सलेशन कितना होना चाहिए ताकि ये नहीं घूमे, वो है जी टेन थीटा। लेकिन हमसे एक्सलेशन नहीं पूछा, हमसे पूछा नॉर्मल रिएक्शन कितना है। किधर है फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज, वेज जो फोर्स लगाता है वो नॉर्मल रिएक्शन ही है। हमसे एन पूछा गया है, एन कितना होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट अभी बताया। डायरेक्शन तो अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसको एफ बोलते हैं। एफ कितना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। एम दोनों में है, बाहर कर लिए, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए का वैल्यू यहां से रख देते हैं, जी टेन थीटा, जी स्क्वायर प्लस जी टेन थीटा। अब दोनों में जी है कॉमन, वो भी बाहर कर लिया, बचा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू होता है सेक थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं एम जी बाई कॉस थीटा। ये एफ है, एफ ही तो एन है। एन जो है सो एफ के इक्वल होगा फिगर में, एन को एफ के इक्वल होना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए, एम जी बाई कॉस थीटा। ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसे और भी तरीके से बना सकते हैं। ये एम है, एक वेट है, फिर से बनाते हैं क्योंकि अभी दूसरा तरीके से बता रहे हैं। ये एन हमें बताना है और इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एम ए लग रहा है। हम यहीं बैठे हुए हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है अब भी है, ये स्यूडो फोर्स हो गया। ओके, अब हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो दोनों फोर्सेस हैं इसको हम डिकम्पोज करते हैं। ये थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा, ये और ये 90 डिग्री है दोनों मिलकर, ये 90 डिग्री है। ये थीटा हुआ तो 90 डिग्री माइनस थीटा और तब ए एंगल थीटा। इसको बोलते हैं अलोंग द प्लेन। उसमें देखिए इसका इधर कितना कॉम्पोनेंट हुआ, एम जी कॉस थीटा इधर एम जी
जी साइन थीटा। इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, एम ए कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एम ए साइन थीटा। तो हमने ब्रेक कर लिया। एम जी का दो कंपोनेंट, एक इधर है एम जी साइन थीटा और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो कि ये है, इसके जस्ट ऑपोजिट में वो है एम जी कॉस थीटा। एम ए का भी ऐसे ही दो कंपोनेंट, एक अलोंग द प्लेन एम ए कॉस थीटा क्योंकि एंगल इधर है, और प्लेन के परपेंडिकुलर एम ए साइन थीटा। अब अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये दोनों में हम न्यूटन्स लॉ मोशन लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ स्यूडो फोर्स है, लगा सकते हैं। जब हम कह रहे हैं कि कोई इसमें मोशन नहीं है और दोनों फोर्सेस को हम इक्वल कर रहे हैं तो एक्चुअली हम न्यूटन्स लॉ मोशन ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एम ए साइन कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा अलोंग द प्लेन दोनों सेम है, एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम चला गया, ये आ गया जी टेन थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन कितना हो गया, इधर एन है, ये दोनों दो फोर्सेस इधर है। जब हम इसको डिकम्पोज कर दिए तो ये दोनों फोर्सेस आप भूल जाइए क्योंकि हम उसके जो डिकम्पोज्ड कंपोनेंट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये दोनों का सम होगा एम ए साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, एम ए साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। ए का वैल्यू यहां से रख देते हैं जी टेन थीटा, एम जी टेन थीटा एम जी टेन थीटा टाइम साइन थीटा है, कितना हुआ एम जी बाय कॉस थीटा, और ये है एम जी कॉस थीटा। सिंप्लीफाई कीजिए, एम जी यहां पर बच गया कुछ ना, साइन स्क्वायर थीटा है, टेन थीटा टाइम साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। एम जी यहां से कॉमन है, कॉमन कर लिए, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा टाइम्स कॉस थीटा, और नीचे में कॉस थीटा। कितना आ गया, ऊपर में 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और नीचे कॉस थीटा, सेम आंसर। तो आप ऐसे बना सकते हो, आपको जिधर भी मर्जी है उधर इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। आप चाहते तो एन को डिकम्पोज कर सकते थे, उसके बाद भी एक करना होता, एन को दो भाग में दो पार्ट में डिकम्पोज कर देते, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, और फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में देखते सारे फोर्सेस को इक्वल करके तो भी बन जाता। और तीसरा एक मेथड हम जो आपको और बताना चाहेंगे, थर्ड है या फोर्थ जो भी मेथड है, पहले इसको बना लें। 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ये जो मेथड बता रहे हैं वो केवल 3 फोर्सेस के लिए ही काम करते हैं, 3 से ज्यादा रहेगा तो काम नहीं करेगा। इसका जो है इसको कहते हैं लामीस थ्योरम। लामीस थ्योरम ये कहता है यदि 3 फोर्सेस अंडर 3 फोर्सेस, ये एम ए है, यहाँ पर ऑब्जर्वर हम है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बनाया गया, ये स्यूडो फोर्स है, अब भी स्यूडो फोर्स है। ये सारा कैलकुलेशन हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट करके इनर्शियल में। तो ये तीनों फोर्सेस जो है सब इक्विलिब्रियम में है, ये नहीं मूव कर रहा है। इसका मतलब है हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि लामीस थ्योरम के मुताबिक एम ए बाय एम जी बाय कोई भी फोर्स, उसको यदि हम डिवाइड करें साइन बाकी दो फोर्सेस के बीच के एंगल एन डिवाइडेड बाय ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। एम ए बाकी दो फोर्सेस के बीच के में एंगल कितना है, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अल्टरनेट एंगल, और ये 90 डिग्री है तो हो गया साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। और इधर एम जी, तो ये वाला एंगल देखना है, राइट। तो ये हो गया 90 डिग्री और ये 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा।
अभी क्या बन गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n/1 ma sin 90 डिग्री प्लस थीटा cos थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर सब जो फंक्शंस हैं थ्योरेटिकल रेशियोज साइन cos tan सब पॉजिटिव है। यहाँ पर केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, यहाँ tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, यहाँ cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। तो साइन इस क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है इसलिए जस्ट पॉजिटिव लिखते हैं, और 90 डिग्री प्लस थीटा रहता है तो उसको कॉस लिखते हैं। 90 ही क्यों, 270 कोई भी और इंटीजर का मल्टीपल जो है वो रहेगा तो साइन का कॉस हो जाएगा। और डायरेक्शन यहाँ से देख के mg 180 माइनस थीटा, यही इसी एक क्वाड्रेंट में 180 यहाँ है, माइनस थीटा इसमें है, और साइन पॉजिटिव होता है। 180 का मल्टीपल रहेगा तो जस्ट साइन थीटा, चेंज नहीं होता। अब यहां से आप ध्यान से देखिए n कितना हो गया, mg बाय साइन, ये तो कुछ गड़बड़ है। नहीं, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है। तो क्या गलती है, ये थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं है। देखते हैं कौन सा थीटा है। ये 90 माइनस थीटा, तो ए और ये थीटा होगा, ये होगा, ये थीटा होगा। और जब ये थीटा होगा तो यहां पर चेंज हो जाएगा ये, इसको फिर से लिख देते हैं। एम ए बाय ये दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस 90, ये हो गया पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। और एम जी, ये एम जी है, ये दोनों के बीच एंगल ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो ये हो गया उल्टा, ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। यहां से डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं mg बाय कॉस थीटा, यहां से कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं। तो ये बहुत ही आसान है, जस्ट आपको एंगल पता करना होगा। लेकिन ये काम केवल तभी करता है जब केवल 3 फोर्सेस हैं, 3 से ज्यादा पे काम नहीं करता, और इससे बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ओके, एक लास्ट मेथड में फिर आपको बता देता हूं कि अब तक हमने जो भी काम किया है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में किया। यहाँ पर इजी था, लेकिन यदि मैं चाहूं तो इनर्शियल फ्रेम में भी काम कर सकता हूं। इनर्शियल फ्रेम मतलब अब ऑब्जर्वर जो है यहां बैठा हुआ है, इस पर, यहां बैठ जमीन पर है, इस जमीन पर, और ये इधर से एक्सेलरेट कर रहा है। ये एक्स पर नॉर्मल रिएक्शन, केवल 2 फोर्सेस हैं, अब स्यूडो फोर्स नहीं है। अब ये इनर्शियल फ्रेम है तो स्यूडो फोर्स नहीं है, जस्ट 2 फोर्सेस हैं, ठीक है। इसको ब्रेकअप करते हैं एन को, ये एंगल थीटा है तो ये हुआ थीटा, और इधर ये हुआ थीटा, जो लास्ट मेथड में था, ये एंगल थीटा है। इसको यदि हम ब्रेकअप करते हैं तो इधर होता है एन साइन थीटा और इधर होता है एन कॉस थीटा। परपेंडिकुलर मोशन में देखते हैं, इधर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं हो रहा क्योंकि ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ नहीं, चल रहा है, लेकिन वाई में नहीं चल रहा है। जो भी चल रहा है एक्स में चल रहा है, वाई में नहीं चल रहा है। वाई का जो टोटल फोर्स है एन कॉस थीटा वो हो गया mg, इक्वेशन नंबर 1। अब एक्स एक्सिस में देखते हैं, एक्स एक्सिस में ये जो ब्लॉक है उसका एक्सलेशन है, क्योंकि दोनों साथ में चल रहा है ए एक्सलेशन से। तो एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, एन साइन थीटा। कोई और फोर्स लग रहा है तो बताइए,
mg का उधर कंपोनेंट क्या आएगा 0, क्योंकि 90 डिग्री है। ओके, तो इस फोर्स के अंडर में इसका एक्सेलरेशन है a। अब 1 और 2 को यदि आप सॉल्व करेंगे, यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो tan थीटा लेफ्ट में हुआ, इधर हुआ a बाई जी। तो यहां से हमें a पता चल गया, g tan थीटा। और n निकालना है तो इधर हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इधर लेफ्ट में हो गया n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1। और इधर m स्क्वायर a प्लस जी का होल स्क्वायर। तो m कितना हो गया, m a प्लस जी, और एक है सो जी tan थीटा है प्लस जी। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि जब हम इधर स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे तो यहां पर हमने ऐड करके स्क्वायर कर दिया, ये सही नहीं है। ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करना था, ये हो जाएगा इस तरह से। इसको हटा देते हैं। ये स्क्वायर तो जी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये जी स्क्वायर, जी बाहर चला गया, एम जी थीटा बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो कि सेक थीटा होता है, और सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा। सेम आंसर। तो आप इनर्शियल फ्रेम में रहकर भी बना सकते हैं, ऐसे आप कई तरीकों से इसको बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 to 50 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।